हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा जो ये प्रैक्टिस सेट है, ये प्रैक्टिस सेट आपको देखने के लिए प्रोटीन पर मिलेगा। जो आज के हमारे क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको प्रोटीन पर मिलेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शरीर के कुल वजन का लगभग कितना प्रतिशत भाग प्रोटीन का मांसपेशियों में रहता है? शरीर का जो कुल वजन होता है उस कुल वजन का लगभग कितना प्रतिशत जो भाग है वो हमारी मांसपेशियों में होता है? 1/3 भाग, 1/5 भाग, 1/10 भाग या 1/10 भाग या इसमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आपका ऑप्शन है क्या है? इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका आंसर क्या सही होगा? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या आपका ए आंसर सही है? कितना प्रतिशत भाग जो होता है उपस्थित? तो ये जो प्रतिशत का भाग होता है वो 1/3 भाग आपका जो है वो मांसपेशियों में उपस्थित होता है। और बात अगर अस्थियों की जाए तो अस्थियों में कितना प्रतिशत जो भाग होता है प्रोटीन का उपस्थित होता है? तो प्रोटीन का अस्थियों में भाग 1/5% उपस्थित होता है और 1/10 भाग जो है वो त्वचा में उपस्थित होता है। तो 1/3 भाग अस्थियों में, मांसपेशियों में 1/3 भाग मांसपेशियों में और 1/5 भाग जो है वो अस्थियों में तथा 1/10 भाग जो है वो आपका किसमें उपस्थित होता है? तो त्वचा में उपस्थित होता है। बात हमारा ये टॉपिक है प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो प्रोटीन क्या होता है? तो प्रोटीन शरीर में जो है वो क्या है आपका निर्माण करने का कार्य करता है। और प्रोटीन शब्द जो है वो उस प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति जो है वो कहाँ से हुई है? तो प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के प्रोटियास शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला। प्रोटीन हमारा ये चैप्टर है तो प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति अगर पूछा जाए तो प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति जो है वो प्रोटियास शब्द से हुई है। और वो प्रोटियास शब्द क्या है? ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है कि प्रथम स्थान को ग्रहण करने वाला। और इसकी खोज जो है वो मोल्डर नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसकी? इसका जो नामकरण है वो प्रोटीन नाम जो है वो मोल्डर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और इसकी खोज जो है 1838 ईस्वी में वर्जिलियस नामक व्यक्ति ने की थी, या वर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने 1838 ईस्वी में प्रोटीन की खोज की थी। ठीक है, और प्रोटीन को शरीर की आधारशिला की संज्ञा दी जाती है। जो हमारा प्रोटीन होता है, यह प्रोटीन को शरीर की जो आधारशिला है उसकी संज्ञा प्रदान की जाती है। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, प्रोटीन का महत्व कैटाबॉलिज्म की अपेक्षा एनाबॉलिज्म में होता है। प्रोटीन जो है इसका महत्व कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म तथा मेटाबॉलिज्म, 3 प्रकार की प्रोसेस होती है। तो 3 प्रकार की प्रोसेस की अपेक्षा जो है वो क्या है? प्रोटीन का किसमें महत्व सर्वाधिक होता है? तो प्रोटीन का जो महत्व सर्वाधिक होता है वो किसमें होता है? कैटाबॉलिज्म की अपेक्षा एनाबॉलिज्म में। तो प्रोटीन का जो महत्व सर्वाधिक कैटाबॉलिज्म की अपेक्षा जो है वो किसमें जो होता है वो क्या होता है? कम होता है, अधिक होता है, संकुचित होता है या उपरोक्त सभी? तो प्रोटीन का महत्व कैटाबॉलिज्म की अपेक्षा एनाबॉलिज्म में अधिक होता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रोटीन में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन उपस्थित होती है? प्रोटीन जो होती है इसमें कितने प्रतिशत आपकी ऑक्सीजन पाई जाती है? प्रोटीन के अगर संगठन की बात की जाए तो प्रोटीन के संगठन में आपका कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन होता है। क्या होता है आपका? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और उसके साथ साथ इसमें आपका नाइट्रोजन भी पाया जाता है। यहाँ बात किसकी? ऑक्सीजन की हो रही है। तो ऑक्सीजन का पूछ रहा कितने प्रतिशत ऑक्सीजन होती है? ए ऑप्शन 50%, बी ऑप्शन 7%, सी ऑप्शन 32% और डी ऑप्शन आपका 16%। तो प्रोटीन में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो आपकी 32% होती
होती है, कितनी होती है, 32% होती है, 32%। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 50% इसमें क्या पाया जाता है, तो 50% जो इसकी मात्रा होती है वो कार्बन की मात्रा होती है। 7% क्या होता है, तो 7% इसमें हाइड्रोजन होता है, और जो 16% होता है वो 16% इसमें नाइट्रोजन होता है। कार्बन की मात्रा 50%, हाइड्रोजन की मात्रा 7% और नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो आपकी 16% होती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। प्रोटीन में लगभग कितने प्रतिशत सल्फर पाया जाता है? क्या है आपका जो प्रोटीन होता है, इस प्रोटीन में लगभग कितने प्रतिशत आपका सल्फर पाया जाता है? 2 से 3%, 3 से 4%, 4 से 5% या 5 से 6%। तो प्रोटीन में जो सल्फर की उपस्थिति होती है, प्रोटीन में जो सल्फर पाया जाता है वो सल्फर कितने प्रतिशत आपका इसमें पाया जाता है, तो 2 से 4%। कितने प्रतिशत, यहाँ पे ये 3 नहीं होगा, 2 से 4% इसमें क्या होता है आपका सल्फर पाया जाता है। यहाँ 3 की बजाय आपका 4 होगा। कितने प्रतिशत आपका ये जो होता है ये 4 होगा। क्या होगा आपका यहाँ ये 4 होगा। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रोटीन में जो सल्फर, लगभग सल्फर की जो मात्रा पाई जाती है वो लगभग 2 से 4% पाई जाती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। प्रोटीन में पाया जाने वाला अमीनो अम्ल किस प्रकृति का होता है? प्रोटीन में जो अमीनो अम्ल पाया जाता है वह अमीनो अम्ल निम्न में से किस प्रकृति का होता है? धनात्मक प्रकृति उसकी होती है, क्षारीय प्रकृति होती है, एवं भी दोनों होता है, या कोई नहीं होता है? तो प्रोटीन में पाया जाने वाला जो अमीनो अम्ल होता है वह किस प्रकृति का होता है? तो उसकी जो प्रकृति होती है वो धनात्मक होती है और इसके साथ साथ क्षारीय भी होती है। कैसी होती है? तो उसकी जो प्रकृति होती है धनात्मक के साथ साथ जो है वो क्षारीय होती है। ठीक है, कैसी होती है? क्षारीय होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से आवश्यक अमीनो अम्ल कौन सा है? क्या है आपका आवश्यक अमीनो अम्ल की बात हो रही है, तो इसमें आवश्यक अमीनो अम्ल निम्न में से आपका कौन सा है? तो ए ऑप्शन वैलिन है, बी ऑप्शन आइसोल्यूसिन है, सी ऑप्शन फिनाइल एलेनिन है और डी ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी। तो आवश्यक अमीनो अम्ल की बात अगर की जाए तो वैलिन भी आपका होता है, आइसोल्यूसिन भी होता है और फिनाइल एलिन भी होता है। ये तीनों जो है वो आवश्यक अमीनो अम्ल की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, बात अगर आवश्यक अमीनो अम्ल की करें तो आवश्यक अमीनो अम्ल किसे कहते हैं? तो वह अमीनो अम्ल जिन्हें भोजन से हम प्राप्त करते हैं। क्या है? ऐसे अमीनो अम्ल जो भोजन के माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं, मतलब इन्हें हम बाहर से हमें लेने की आवश्यकता होती है। ये आवश्यक अमीनो अम्ल की श्रेणी में आते हैं। अमीनो अम्ल की बात करें तो अमीनो अम्ल को हम जो है वो 20 भागों में डिवाइड करते हैं। 10 आपके इसेंशियल होते हैं, 10 आपके नॉन इसेंशियल होते हैं, 10 आपके आवश्यक होते हैं और 10 आपके अनावश्यक होते हैं। इसमें कुछ बुक में आपको देखने के लिए अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल को भी, अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल भी देखने के लिए मिलेंगे। बट हम अध्ययन की दृष्टि से हमारे अभी तक जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपके 2 ही आए हुए हैं, आवश्यक और अनावश्यक से। ठीक है, तो आवश्यक जिन्हें हमें क्या है कि बाहरी भोज्य पदार्थों से लेने की आवश्यकता होती है वो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, और वो अमीनो अम्ल जिनका निर्माण, जिनका फॉर्मेशन हमारी बॉडी के द्वारा खुद किया जाता है, हमारे आंतरिक अंगों के द्वारा उनका निर्माण खुद होता है, उन्हें बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती, वह अमीनो अम्ल जो है वो अनावश्यक अमीनो अम्ल की श्रेणी में आते हैं। किस अम्ल की श्रेणी में आते हैं? तो वो अनावश्यक अमीनो अम्ल की श्रेणी में आते हैं।
यहाँ पे आवश्यक की पूछ रहा है तो आवश्यक के अंतर्गत ये सभी आपके उपस्थित होते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आवश्यक अमीनो अम्ल की बात अगर करें तो आवश्यक अमीनो अम्ल के अंतर्गत जो 10 आते हैं वो आपका वैलिन है, आइसोल्यूसिन है, फिनाइल एलेनिन है, हिस्टिडीन है और कौन सा है आपका आर्जिनिन है, ल्यूसिन है, लाइसिन है, मिथियोनाइन है, थ्रियोनिन है और ट्रिप्टोफैन है। 10 आपके ये आवश्यक अमीनो अम्ल के श्रेणी में आते हैं और 10 आपके अनावश्यक अमीनो अम्ल कौन कौन से हैं तो एलानिन है, स्पार्टिक है, ग्लूटामाइन है, ग्लाइसिन है और इसके साथ साथ आपका शेरिन है, टायरोसिन है, ग्लूटामिन है, सिस्टीन है, प्रोलिन है और स्पैराजीन है। ये आपके जो है वो कैसे अनावश्यक अमीनो अम्ल की श्रेणी में आते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से शिशुओं के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल कौन सा है? किसके लिए? शिशुओं के लिए जो आवश्यक अमीनो अम्ल निम्न में से कौन सा है? हिस्टाडिन है, आर्जिनिन है, लाइसिन है या ट्रिप्टोफैन है। तो शिशुओं के लिए जो आवश्यक अमीनो अम्ल निम्न में से कौन सा है? हिस्टिडीन आपका, तो जो शिशुओं के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल है वो आपका हिस्टिडीन है। कौन सा अमीनो अम्ल आप शिशुओं के लिए आवश्यक होता है तो हिस्टिडीन है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। हिस्टिडीन जो है वो आवश्यक अमीनो अम्ल की श्रेणी में आता है और जो आर्जिनिन है वो आर्जिनिन किसके लिए आवश्यक है तो आर्जिनिन है जो वो वयस्कों के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल है। और जो लाइसिन है, लाइसिन में आपका जो है वो चावल और गेहूं में यह लाइसिन आपका अनुपस्थित होता है। और ट्रिप्टोफैन जो है वो किस में अनुपस्थित होता है तो जो आपकी दाल है और जो मक्का है इसमें यह अनुपस्थित होता है। लाइसिन चावल और गेहूं में अनुपस्थित होता है और ट्रिप्टोफैन जो है वो आपकी क्या है आपकी दाल और मक्का में यह अनुपस्थित होता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, गुणवत्ता के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण निम्न में से कौन सा है? गुणवत्ता के आधार पर प्रोटीन को निम्न में से कितने भागों में या इनका वर्गीकरण भी वो कौन कौन सा है? पूर्ण प्रोटीन है, अपूर्ण प्रोटीन है, आंशिक प्रोटीन है या उपरोक्त सभी। तो गुणवत्ता के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण निम्न में से कौन कौन सा है? तो गुणवत्ता के आधार पर प्रोटीन का जो वर्गीकरण है वो सभी इसके अंतर्गत आता है। क्या है आपका? सभी इसके अंतर्गत आता है। पूर्ण प्रोटीन और अपूर्ण प्रोटीन, आंशिक प्रोटीन, ये सभी क्या है गुणवत्ता के आधार पर प्रोटीन के वर्गीकरण है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बात अगर पूर्ण प्रोटीन की जाए तो पूर्ण प्रोटीन क्या होता है आपका? किसे कहते हैं पूर्ण प्रोटीन? तो ऐसे प्रोटीन जिसमें सभी प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। किसमें? पूर्ण प्रोटीन में सभी प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, उन्हें पूर्ण प्रोटीन कहते हैं। और यह प्रोटीन जो है किसके लिए जिम्मेदार होती है तो शारीरिक वृद्धि में, वजन में और कोशिकाओं के विस्तार के लिए यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसमें? आपके शारीरिक वृद्धि में, वजन को बढ़ाने में और कोशिकाओं के विस्तार में यह जो प्रोटीन आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट आपका आती है अपूर्ण प्रोटीन। तो अपूर्ण प्रोटीन क्या होता है? इसमें ऐसी प्रोटीन जिसमें कुछ आवश्यक अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है। अपूर्ण प्रोटीन क्या होती है? तो इसमें कुछ आवश्यक अमीनो अम्ल जो है उसकी कमी पाई जाती है। ठीक है, और ये उपस्थित किसमें होती है? तो ये क्या है आपकी, ये कहाँ कहाँ पाई जाती है आपकी अपूर्ण प्रोटीन? तो जो है आपकी दालों के ट्रिप्टोफैन और मिथियोनिन में यह पाई जाती है तथा जो चावल और गेहूं में जो लाइसिन और थ्रियोनिन पाया जाता है उसमें यह प्रोटीन आपकी देखने के लिए मिलती है। कौन सी प्रोटीन आपकी? आंशिक प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? आंशिक प्रोटीन। और अपूर्ण प्रोटीन की बात की जाए तो अपूर्ण प्रोटीन क्या होती है? तो यह प्रोटीन मुख्यतः वनस्पति जगत से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? तो यह जो प्रोटीन हमें प्राप्त होती है ये वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाली प्रोटीन होती है। बट यहाँ पे पूछ रहा है कि
इसका, और इस प्रोटीन जो अपूर्ण प्रोटीन है, इस प्रोटीन का कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है कि शरीर की वृद्धि करना, उसका निर्माण करना और उसकी मरम्मत करना। किसका? आपका अपूर्ण प्रोटीन का ये कार्य होता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। रासायनिक संरचना के आधार पर प्रोटीन को कितने भागों में बांटा गया है? तो रासायनिक संरचना के आधार पर प्रोटीन का जो वर्गीकरण किया गया है, ए ऑप्शन आपका 2, बी ऑप्शन आपका 3, सी ऑप्शन आपका 4 और डी ऑप्शन आपका 5। तो रासायनिक संरचना के आधार पर जो प्रोटीन का वर्गीकरण किया गया है वह 3 आधार पर किया गया है। कितने आधार पर? तो ये 3 भागों में इसे विभाजित किया गया है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, वो कौन कौन से है रासायनिक संरचना के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण जो किया गया है, वो कौन कौन से प्रोटीन है आपका? नंबर 1 सरल प्रोटीन, नंबर 2 संयुग्मी प्रोटीन और नंबर 3 जो है वो व्युत्पन्न प्रोटीन। तो इन्हें 3 भागों में, सरल, संयुग्मी और व्युत्पन्न प्रोटीन के भागों में इन्हें क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। आंशिक प्रोटीन में लगभग कितने अमीनो अम्ल अनुपस्थित होते हैं? जो आपकी आंशिक प्रोटीन होती है, इसमें लगभग कितने अमीनो अम्ल की अनुपस्थिति पाई जाती है? 2 से 4 अमीनो अम्ल, 4 से 5 अमीनो अम्ल, 5 से 6 अमीनो अम्ल या 6 से 7 अमीनो अम्ल। ठीक है, तो जो आंशिक प्रोटीन होती है इसमें लगभग जो है वो कितने, 3 से 4 अमीनो अम्ल जो होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। कितने अमीनो अम्ल? तो जो 3 से 4 अमीनो अम्ल होते हैं वो इनमें अनुपस्थित होते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। फलों में पाया जाने वाला जिलेटिन निम्न में से किस प्रोटीन का उदाहरण है? फलों में जो जिलेटिन पाया जाता है वो निम्न में से किसका उदाहरण है? ए ऑप्शन आपका पूर्ण प्रोटीन का, बी ऑप्शन आंशिक प्रोटीन का, सी अपूर्ण प्रोटीन का और डी इनमें से कोई नहीं। तो फलों में जो जिलेटिन पाया जाता है वो किसका उदाहरण है? तो फलों में पाया जाने वाला जो जिलेटिन है वो आपका किसका? तो यह जो है वो आपकी अपूर्ण प्रोटीन का उदाहरण है। किसका एग्जाम्पल है ये? अपूर्ण प्रोटीन का उदाहरण है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अपूर्ण प्रोटीन का ये एग्जाम्पल है। और क्या होता है, मक्के की जो जीन और या जाइन प्रोटीन होती है वह भी आपकी अपूर्ण प्रोटीन का ही उदाहरण होती है। मक्के की जीन या जाइन प्रोटीन जो है वो अपूर्ण प्रोटीन का उदाहरण होती है। और आंशिक प्रोटीन का जो उदाहरण है, तो आंशिक प्रोटीन आपका चावल में, दालों में पाया जाने वाला ट्रिप्टोफैन या मिथियोनिन जो है वो आंशिक प्रोटीन का उदाहरण है। और पूर्ण प्रोटीन की बात की जाए तो जानवर जगत से जो प्राप्त होने वाली प्रोटीन होती है वो आपकी पूर्ण प्रोटीन होती है। जैसे आपकी मांस हो गई, मछली हो गया, अंडा हो गया, सोयाबीन हो गया, इस प्रकार इससे जो प्रोटीन आपकी प्राप्त होती है वो आपकी पूर्ण प्रोटीन के अंतर्गत आती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हमारे शरीर द्वारा वानस्पतिक प्रोटीन का लगभग कितना प्रतिशत भाग उपयोग किया जाता है? जो हमारा शरीर होता है, हमारे शरीर द्वारा वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाली जो प्रोटीन होती है उस प्रोटीन का कितना प्रतिशत भाग जो है वो हम उपयोग करते हैं? 30 से 40%, 40 से 50%, 50 से 60%, 60 से 65%। तो हमारे शरीर द्वारा जो वनस्पति प्रोटीन होती है, वानस्पतिक प्रोटीन होती है, वो उसका लगभग 50 से 60% भाग जो वो उपयोग किया जाता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कितना प्रतिशत भाग? लगभग 60 से 65% जो भाग है वह उपयोग किया जाता है। बात अगर वनस्पति प्रोटीन की जाए तो वनस्पति प्रोटीन जो है वो क्या है, इसे द्वितीय श्रेणी की प्रोटीन भी कहा जाता है। और इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है? तो इसकी प्राप्ति जो है वनस्पति जगत से होती है। इसके अंतर्गत आपकी अनाज आता है, दालें आती हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? तो जितने भी प्रकार के आपके अनाज होते हैं और
जितने भी प्रकार की आपकी दालें होती है वह वानस्पतिक प्रोटीन के अंतर्गत आती है। और इसमें क्या होता है, तो इसमें सभी प्रकार के अमीनो एसिड नहीं पाए जाते। कुछ ऐसी प्रोटीन होती है जिसमें सभी प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, बट जो वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाली प्रोटीन होती है इसमें सभी प्रकार के अमीनो एसिड नहीं पाए जाते। क्या है, इसमें सभी प्रकार के अमीनो एसिड इसमें नहीं पाए जाते। बट इसमें क्या, हमारा जो शरीर द्वारा शोषण होता है, हमारे शरीर द्वारा जो इसका उपयोग किया जाता है वो लगभग 60 से 65% इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। सरल या शुद्ध प्रोटीन कितने प्रकार की होती है? कौन सी प्रोटीन? तो सरल या शुद्ध प्रोटीन जो है वो कितने प्रकार की होती है? 1 प्रकार की, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की या 4 प्रकार की? तो जो सरल या शुद्ध प्रोटीन होती है ये आपकी कितने प्रकार की होती है? तो सरल या शुद्ध प्रोटीन जो है वो आपकी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती है। कितने? 2। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। पहला आपकी कौन सी होती है? पहले आपकी गोलाकार प्रोटीन होती है और दूसरी आपकी तंतुअक प्रोटीन होती है। बात अगर सरल या शुद्ध प्रोटीन की जाए तो सरल या शुद्ध प्रोटीन वह प्रोटीन होती है जो जल अपघटन के बाद सिर्फ और सिर्फ अमीनो अम्ल में विभक्त होती है। सरल या शुद्ध प्रोटीन कौन सी होती है? तो जब इसमें जल अपघटन की प्रक्रिया हो जाती है तो जल अपघटन की प्रक्रिया के पश्चात ये सिर्फ और सिर्फ अमीनो एसिड में परिवर्तित होती है। ये केवल अमीनो अम्ल के मोनोमर्स की एक इकाई होती है। क्या है? अमीनो अम्ल के का जो मोनोमर्स होता है उसकी एक इकाई होती है। कौन सी प्रोटीन? आपकी सरल या शुद्ध प्रोटीन। ठीक है, इसके दो प्रकार होते हैं। एक आपका गोलाकार प्रोटीन होती है, दूसरे आपकी तंतुअक प्रोटीन होती है। ठीक है, बात अगर गोलाकार प्रोटीन की जाए तो गोलाकार प्रोटीन क्या होती है? तो यह जल, नमक, अम्ल और क्षार के पतले घोल, मतलब जल में, नमक में और अम्ल और क्षार का जो पतला घोल होता है उस पतले घोल में यह क्या होती है? आपकी घुलनशील होती है। इसका जो कार्य होता है, मुख्य कार्य होता है या इसका विशेष जो महत्व होता है वो उपापचयी क्रियाओं में होता है। ये ज्यादा से ज्यादा गोलाकार जो प्रोटीन महत्वपूर्ण होती है, तो जो उपापचय की क्रिया होती है उस उपापचय की क्रिया में गोलाकार प्रोटीन बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आपकी आती है तंतुअक प्रोटीन। तंतुअक प्रोटीन जो होती है ये क्या होती है? यह जल में अघुलनशील और कैसी संरचनात्मक प्रोटीन होती है। जल में यह डिजोल्व नहीं होती, जबकि गोलाकार प्रोटीन जो है वो घुलनशील होती है, लेकिन जो तंतुअक प्रोटीन होती है वो अघुलनशील होती है और जो जंतु शरीर की रचना में मुख्य रूप से भाग लेती है। जो जानव शरीर की रचना होती है उस रचना में यह मुख्य रूप से भाग लेती है। कौन सी प्रोटीन? आपकी तंतुअक प्रोटीन। जैसे फॉर एग्जाम्पल संयोजी ऊतक की कंडराओं को बनाने में, उपास्थियां बनाने में, हड्डी बनाने में, हड्डी की कोलेजन में या इलास्टिन में, सींग में, नाखून में, पंजे में, बालों की केराटिन में, रेशम की फाइब्रोइन में, पेशियों की एक्टिन में तथा मायोसिन में या रक्त के थक्के में इस प्रकार की प्रोटीन आपको देखने के लिए मिलती है। कौन सी प्रोटीन? आपकी तंतुअक प्रोटीन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अनाजों की ग्लूटेलिन्स प्रोटीन किस प्रकार की प्रोटीन होती है? ए ऑप्शन आपका गोलाकार प्रोटीन, बी ऑप्शन आपका तंतुअक प्रोटीन, सी ऑप्शन आपका सरल प्रोटीन और डी ऑप्शन आपका अनुबद्ध प्रोटीन। तो अनाजों के ग्लूटेलिन्स प्रोटीन जो है वो किस प्रकार की प्रोटीन होती है? तो यह जो है आपकी अनाजों की जो ग्लूटेलिन्स होती है वह आपकी किस प्रकार की प्रोटीन के अंतर्गत आती है? तो यह जो प्रोटीन आती है आपकी वो किसके अंतर्गत आती है? तो यह अनाजों में पाई जाने वाली जो ग्लूटेलिन्स प्रोटीन होती है, ये ग्लूटेलिन्स प्रोटीन जो है वो किसके अंतर्गत आएगी? तो यह जो आपकी आती है गोलाकार प्रोटीन के अंतर्गत। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन।
गोलाकार प्रोटीन के अंतर्गत आती है। किस प्रोटीन के अंतर्गत? तो गोलाकार प्रोटीन के अंतर्गत आती है। और कहाँ कहाँ पर गोलाकार प्रोटीन पाई जाती है? तो जैसे आपके कई हार्मोन्स होते हैं, जैसे इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एसीटीएच, इस प्रकार के जो हार्मोन्स होते हैं उसमें भी गोलाकार प्रोटीन पाई जाती है। और कहाँ पर आपकी इसकी पाई जाती है? तो जो है इसके रुधिर में ग्लोबुलिन जो पाया जाता है, हीमोग्लोबिन जो होता है मांसपेशियों की मायोग्लोबिन में, और किसमें? हिस्टोन्स में, अनाजों की ग्लूटेलिन्स में, और दालों की जो प्रोलैमिन्स होती है उसमें यह गोलाकार प्रोटीन पाई जाती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तंतुअक प्रोटीन को हमने पहले ही भी बताया है कि तंतुअक प्रोटीन क्या होती है। और नेक्स्ट आपकी आती है अनुबद्ध प्रोटीन। तो अनुबद्ध प्रोटीन क्या होती है? अनुबद्ध प्रोटीन जो होती है ये सरल प्रोटीन तथा अन्य पदार्थों के यौगिक से मिलकर बनी होती है। ठीक है, सरल प्रोटीन इसमें भी होती है और अन्य पदार्थ जो होते हैं उसके यौगिक भी इसमें होते हैं। जब सरल प्रोटीन किसी अन्य प्रोटीन रहित पदार्थ से मिलकर कोई नई प्रोटीन, जब सरल प्रोटीन किसी अन्य प्रोटीन युक्त पदार्थ से मिलती है और मिलकर एक नई प्रोटीन का निर्माण करती है तो उसे संयुक्त प्रोटीन कहते हैं। और संयुक्त प्रोटीन को अनुबद्ध, तो उसे हम क्या है, संयुक्त, इसी को अनुबद्ध भी कहा जाता है, इसी को संयुक्त भी कहा जाता है, इसी को संयुग्मी प्रोटीन भी कहा जाता है। और यह क्या करता है? तो रासायनिक संरचना के आधार पर, अगर इसकी बात की जाए तो रासायनिक संरचना के आधार पर इसे जो है वो कई भागों में विभाजित भी किया गया है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, बट यहाँ पे पूछ रहा है कि ग्लूटेलिन्स प्रोटीन किसमें पाई जाती है? तो यह अनाजों की जो ग्लूटेलिन्स प्रोटीन होती है वो गोलाकार प्रोटीन की श्रेणी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, रासायनिक संगठन के आधार पर अनुबद्ध प्रोटीन कितने प्रकार की होती है? जो रासायनिक संगठन है इसके आधार पर अनुबद्ध प्रोटीन को कितने भागों में बांटा गया है? ए ऑप्शन आपका 2, बी ऑप्शन आपका 4, सी ऑप्शन आपका 5 और डी ऑप्शन 6। रासायनिक संगठन के आधार पर अनुबद्ध प्रोटीन को कितने भागों में? तो रासायनिक संगठन के आधार पर अनुबद्ध प्रोटीन को 6 भागों में बांटा गया है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 6 भाग वो कौन कौन सी हैं? 6 प्रोटीन के भाग कौन कौन सी हैं आपकी? पहली आपकी फास्फोप्रोटीन है, दूसरी आपकी जो है वो न्यूक्लियोप्रोटीन है, तीसरी आपकी हीमोग्लोबिन है, चौथी आपकी लाइपोप्रोटीन है, और पांचवी आपकी लैसिथोप्रोटीन है, और छठवीं आपकी क्रोमोप्रोटीन है। फास्फोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, हीमोग्लोबिन प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, लैसिथोप्रोटीन और क्रोमोप्रोटीन। ठीक है, ये क्या है? इसके अंतर्गत आते हैं। अब बात एक एक प्रोटीन के बारे में हम करते हैं। तो फास्फोप्रोटीन जो है वो किस में उपस्थित होता है? तो जो अंडे का पीला भाग होता है और दूध की जो केसिन होती है उसमें आपकी फास्फोप्रोटीन पाई जाती है। न्यूक्लियोप्रोटीन जो होती है वो किस में पाई जाती है? तो न्यूक्लियोप्रोटीन जो होता है वो थाइमस ग्रंथि जो होती है उसमें उपस्थित होती है। और क्या होता है आपका जो केंद्रक का क्रोमैटिन होता है, जो केंद्रक में धागेनुमा जो संरचना पाई जाती है उसमें आपकी न्यूक्लियोप्रोटीन पाई जाती है। रासायनिक संगठन की बात यहाँ पर हो रही है, जो 6 टाइप्स के अभी हमने आपको बताया उन सब के बारे में हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो रासायनिक संगठन के आधार पर केंद्रक में जो क्रोमैटिन उपस्थित होता है उसमें आपकी न्यूक्लियोप्रोटीन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो होती है वो आपकी उपास्थियां है, आहार नाल है, और क्या है आपकी श्लेष्मक है, म्यूकस है, और रुधिर की जो ग्लोबुलिन प्रोटीन्स होती है वो आपकी हीमोग्लोबिन के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट आपकी आती है लाइपोप्रोटीन। तो लाइपोप्रोटीन कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? तो अंडे की जर्दी की लाइपोविटामिन और रुधिर में संचरित होने वाली लाइपोप्रोटीन, रुधिर में जो लाइपोप्रोटीन संचरित होती है वहां पर ये पाई जाती है। और जो अंडे की जर्दी होती है उसमें भी यह क्या है, किस रूप में होती है? तो लाइपोविटालिन के रूप में होती है। नेक्स्ट आपका है लैसिथोप्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? लैसिथोप्रोटीन। तो यह रक्त के रूप में कोशिकाओं में उपस्थित होती है। लैसिथोप्रोटीन जो है वो रक्त के रूप में जो हमारी कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं में उपस्थित होती है। नेक्स्ट आपकी आती है आपकी
क्रोमोप्रोटीन। तो क्रोमोप्रोटीन कहाँ पर पाई जाती है? तो आपकी रक्त की जो हीमोग्लोबिन होता है, रक्त का जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें यह जो है वो रंगा पदार्थ के रूप में उपस्थित होता है। क्योंकि हीमोग्लोबिन में हिम और ग्लोबिन नाम की हिम तो आपका रंगा पदार्थ होता है और ग्लोबिन आपकी क्या होती है? प्रोटीन होती है। तो जो आपकी क्रोमोप्रोटीन होती है, रक्त का जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें रंगे पदार्थ के रूप में उपस्थित होती है। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा प्रोटीन का चैप्टर। नेक्स्ट सेशन में फिर हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।